श्रेया, अब तक हमने जापान की मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट लेवल यानी माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जापान का अप्रोच यूएस और यूरोप से बिल्कुल अलग था। सो क्या वहां भी फोर्डिज्म का ही इस्तेमाल होता था? मैक्रो लेवल पर तो हाँ, लेकिन फर्म लेवल पर जापान ने फोर्डिज्म के बजाय टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम यानी टोयोटिज्म को अपनाया। इसे हम लीन प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसने यूरोप और यूएस के पुराने रिजिड और वर्टिकल मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया। लीन प्रोडक्शन, ये सुनने में काफी एफिशिएंट लगता है। इसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या थे? इसके 3 बड़े पिलर्स थे: जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, पुल सिस्टम्स और इम्प्रूवमेंट टीम्स। इनका मकसद था हर तरह के वेस्ट को खत्म करना और प्रोडक्शन को फ्लेक्सिबिलिटी देना, ताकि वो कंजम्पशन के मुताबिक अडेप्ट हो सके, ना कि रिजिड प्लान्स के मुताबिक। तो क्या इसी वजह से जापान 1960s और 70s में इतना आगे निकल गया? बिल्कुल, इसने एफिशिएंसी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन 1970s में जापान के सामने कुछ बड़े सोशल और इकोनॉमिक सवाल खड़े हो गए, जैसे हाउसिंग, एनवायरनमेंट और एनर्जी। हाउसिंग की क्या प्रॉब्लम थी? जापान तो इतना अमीर हो चुका था। पैसा तो था, पर हाउसिंग बहुत कॉस्टली थी। फैमिलीज को बहुत कम स्पेस में रहना पड़ता था। साथ ही पोल्यूशन एक बड़ा खतरा बन गया था। 1960s में मिनामाटा सिटी में पोल्यूशन की वजह से हजारों मौतों ने सरकार को मजबूर किया कि वो एनवायरमेंटल पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट करें। और एनर्जी का क्या मसला था? क्या जापान के पास अपने रिसोर्सेज नहीं थे? नहीं, जापान अपनी एनर्जी के लिए 75% से ज्यादा बाहर के देशों पर डिपेंडेंट था। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में सिर्फ इटली ही उनसे ज्यादा डिपेंडेंट थी। इस डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए जापान ने न्यूक्लियर एनर्जी का एक मैसिव प्रोग्राम शुरू किया। पर सर, न्यूक्लियर एनर्जी तो रिस्की हो सकती है ना? सही कहा। इन प्लांट्स के डिफेक्ट्स तब पूरी दुनिया के सामने आए जब मार्च 2011 में बड़े अर्थक्वेक और सुनामी के बाद फुकुशिमा का ड्रामेटिक इंसिडेंट हुआ। ये जापान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लेसन बन गया। अमेजिंग सर। तो जापान की कहानी सिर्फ ग्रोथ की नहीं, बल्कि बड़े रिस्क्स और सोशल चैलेंजेस से लड़ने की भी है।